स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैक पर। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं गुनाहों के देवता के मशहूर लेखक धर्मवीर भारती का एक और बहुत ही रोचक उपन्यास जिसका नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। इस उपन्यास में 3 प्रेम कहानियों का जिक्र मिलता है जो कि एक दूसरे में गुथी हुई मालूम होती हैं। साहित्य में जरा सी भी रुचि रखने वाले प्रत्येक मनुष्य को यह उपन्यास अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। 5वीं दोपहर, काले बेंट का चाकू। अगले दिन दोपहर को जब हम सब लोग मिले तो एक अजीब सी मनस्थिति थी हम लोगों की। हम सब इस रोमानी रंगीन प्रेम के प्रति अपना मोह तोड़ नहीं पाते थे और दूसरी ओर उस पर हंसी भी आती थी और तीसरी ओर एक अजब सी ग्लानि थी अपने मन में कि हम सब के ये किशोरावस्था के सपने कितने निस्सार होते हैं। और इन सभी भावनाओं का संघर्ष हमें एक अजीब सी झेंप और झुंझलाहट, बल्कि उसे खिसियाहट कहना बेहतर होगा, कि स्थिति में छोड़ गया था। लेकिन माणिक मुल्ला बिल्कुल निर्द्वंद भाव से प्रसन्नचित्त हम लोगों से हंस हंस कर बातें करते जा रहे थे और अलमारी तथा मेज पर से धूल झाड़ते जा रहे थे जो रात को आंधी के कारण जम जाती है। और ऐसा लगता था कि जैसे आदमी पुराने फटे हुए मोज़ों को कूड़े पर फेंक देता है, उसी तरह अपने उस सारे रोमानी भ्रम को, सारी ममता छोड़कर फेंक देता है। और इधर मुड़कर देखने का भी मोह नहीं रखा। सहसा मैंने पूछा, इस घटना ने तो आपके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला होगा। मेरे इस प्रश्न से उनके चेहरे पर 2-4 बहुत करुण रेखाएं उभर आईं, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुरता से अपनी मनस्थिति छिपाते हुए कहा, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई घटना ऐसी नहीं जो आदमी के अंतर्मन पर गहरी छाप न छोड़ जाए। कम से कम अगर मेरे जीवन में ऐसा हो तो मेरी तो सारी जिंदगी बिल्कुल मरुस्थल हो जाए। शायद दुनिया की कोई चीज़ मेरे मन में कभी रस का संचार न कर सके। मैंने कहा। माणिक मुल्ला मेरी ओर देखकर हंसे और बोले, इसका यह मतलब है कि तुमने अभी ना तो जिंदगी देखी है और न अभी अच्छे उपन्यास ही पढ़े हैं। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही सुना गया है मित्रवर, कि इस प्रकार की निष्फल उपासना के बाद फिर जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आती है जो बौद्धिक, नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से निम्नतर स्तर की होती है, पर जिसमें अधिक ईमानदारी, अधिक चरित्र, अधिक वफादारी और अधिक बल होता है। मसलन शरत चटर्जी के देवदास मुखर्जी को ही ले लो। पारों के बाद उन्हें चंद्रा मिली। इसी तरह के अन्य कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। माणिक मुल्ला को क्या तुम कम समझते हो? माणिक मुल्ला ने लिली के बाद गांधारी की तरह अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध लेने की कसम खा ली थी, लेकिन अच्छा होता कि पट्टी ही बांध लेता, क्योंकि लिली के बाद सत्ती का आकर्षण मेरे लिए शुभ नहीं हुआ और ना उसके ही लिए। लेकिन वह बिल्कुल दूसरी धातु की थी, जमुना से भी अलग और लिली से भी अलग। बड़ी विचित्र सी है उसकी कहानी। लेकिन मुल्ला भाई, एक बात मैं कहूँगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो। प्रकाश ने बात काटकर कहा, ये कहानियां जो तुम कहते हो बिल्कुल सीधे साधे विवरण की भांति होती हैं। इसमें कुछ कथा शिल्प, कुछ काट छाट, कुछ टेक्निक भी तो होनी चाहिए। टेक्निक? हाँ, टेक्निक पर ज़्यादा जोर वही देता है जो कहीं ना कहीं अपरिपक्व होता है, जो अभ्यास कर रहा है, जिसे उचित माध्यम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी टेक्निक पर ध्यान देना बहुत स्वस्थ प्रवृत्ति है, बशर्ते वह अनुपात से अधिक ना हो जाए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे तो कहानी कहने के दृष्टिकोण से फ्लावेयर और मुपासा बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनके पाठक को अपनी जादू में बांध लेने की ताकत है। वैसे उनके बाद चेखव कहानी के क्षेत्र में विचित्र व्यक्ति रहा है और मैं उसका लोहा मानता हूँ। चेखव ने एक बार किसी महिला से कहा था, कहानी कहना कठिन बात नहीं है, आप कोई चीज़ मेरे सामने रख दें, यह है शीशे का ग्लास, यह है एस्ट्रिक, और कहें कि मैं इस पर कहानी कहूँ, थोड़ी देर में मेरी कल्पना जागृत हो जाएगी और उससे संबंध कितने लोगों के जीवन मुझे याद आ जाएंगे और वह चीज़ कहानी का सुंदर विषय बन जाएगी। मैंने अवसर का लाभ उठाते हुए फौरन वह काले बेंट वाला चाकू ताक पर से उठाया और बीच में रखते हुए कहा, अच्छा, इसको सत्ती के जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए। बनाइए? माणिक मुल्ला गंभीर होकर बोले, यह तो उसकी कहानी का केंद्र बिंदु है ही। जब मैं यह चाकू देखता हूँ तो कल्पना करता हूँ इसके काले बेंट पर बहुत सुंदर फूल की पांखुरियों जैसी गुलाबी नाखूनों वाली
लंबी पतली उंगलियां आवेश से कांप रही हैं। एक चेहरा जो आवेश से आरक्त है, थोड़ी निराशा से नीला है और थोड़े डर से विवर्ण है। यह स्मृति चित्र है सत्ती का, जब वह मुझे अंतिम बार मिली थी और मैं आंख उठाकर उसकी ओर देख भी नहीं सका था। उसके हाथ में यही चाकू था। उसके बाद उन्होंने सत्ती की जो कहानी बताई उसे टेक्निक न निभाकर मैं संक्षेप में बता देता हूँ। माणिक मुल्ला का कहना था कि वह लड़की अच्छी नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि उसके रहन सहन में एक अजब सी विलासिता झलकती थी। चाल ढाल भी बहुत उद्दीप्त करने वाली थी। वह हर आने जाने वाले परिचित अपरिचित से बोलने बतियाने के लिए उत्सुक रहती थी। गली में चलते चलते गुनगुनाती रहती थी और अकारण ही लोगों की ओर देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। लेकिन माणिक मुल्ला का कहना था कि वह लड़की बुरी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके बारे में कोई वैसी अफवाह नहीं थी और सभी लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई उसकी तरफ ऐसी वैसी निगाह से देखता तो वह आंखें निकाल सकती है। उसकी कमर में एक काले बैंड का चाकू हमेशा रहा करता था। लोगों का यह कहना था कि उसका चाचा, जिसके साथ वह रहती थी, रिश्ते में उसका कोई और नहीं है। वह असल में फतेहपुर के पास के किसी गांव का नाई है, जो सफरमैना पलटन में भर्ती होकर क्वेटा बलूचिस्तान की ओर गया था और वहां किसी गांव के निस्ते नाबूद हो जाने के बाद यह 3-4 बरस की लड़की उसे रोते हुए मिली थी, जिसे वह उठा लाया और पालने पोसने लगा। बहुत दिनों तक वह लड़की उधर ही रही और अंत में उसका एक हाथ कट जाने के बाद उसे पेंशन मिल गई और वह आकर यहीं रहने लगा। एक हाथ कट जाने से वह अपना पुश्तैनी पेशा तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ आकर साबुन साजी शुरू कर दी थी और चमन ठाकुर का पहिया छाप साबुन न सिर्फ मोहल्ले में वरन चौक तक की दुकानों पर बेचा जाता था। चूंकि उसका एक हाथ कटा हुआ था, अतः 16-17 साल की अनिंद्य सुंदरी सत्ती साबुन जब आती थी, उसके टुकड़े उसी काले बैंड के चाकू से करती थी, उन्हें दुकानदारों के यहाँ पहुँचाती थी और हर पखवाड़े के अंत में जाकर उसका दाम वसूल कर लाती थी। हर दुकानदार उसके सिर पर बंधे रंग बिरंगे रुमाल, उसके बलूची कुर्ते, उसके चौड़े गरारे की ओर दबी निगाह डालता और दूसरे साबुनों की बजाय पहिया छाप साबुन दुकान पर रखता, ग्राहकों से उसकी सिफारिश करता और उसकी यह तमन्ना रहती कि कैसे सत्ती को पखवाड़े के अंत में ज्यादा से ज्यादा कलदार दे सके। चमन ठाकुर कारखाने के बाहर खाट डालकर नारियल का हुक्का पीते रहते थे और सत्ती अंदर काम करती थी। श्रम ने सत्ती के बदन में एक ऐसा गठन, चेहरे पर एक ऐसा तेज, बातों में एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि जब उसे माणिक मुल्ला ने देखा तो उसके मन में लिली का अभाव बहुत हद तक भर गया और सत्ती के व्यक्तित्व से मंत्रमुग्ध हो गए। सत्ती से उनकी भेंट अजब ढंग से हुई। कारखाने के बाहर चमन और सत्ती मिलकर गंगा महाजन के यहाँ का देना पावना जोड़ रहे थे। चमन ने जो कुछ पढ़ा लिखा था वह भूल चुके थे। सत्ती ने थोड़ा पढ़ा था, पर यह हिसाब काफी जटिल था। उधर माणिक मुल्ला दही लेकर घर जा रहे थे कि दोनों को हिसाब पर झगड़ते देखा। सत्ती सिर झटकती थी तो उसके कानों के दोनों बूंदे चमक उठते थे और हंसती थी तो मोती से दांत चमक जाते थे। मुड़ती थी तो कंचन सा बदन झलमला उठता था और सिर झुकाती थी तो नागिन सी अलकें झुक जाती थी। अब अगर माणिक मुल्ला के कदम धरती से चिपक ही गए तो इसमें माणिक मुल्ला का कौन कसूर। इतने में चमन ठाकुर बोले, जयराम जी की भैया, और उनके कटे हुए दाएं हाथ ने जुम्बिश खाई और फिर लटक गया। सत्ती हंसकर बोली, लो जरा हिसाब जोड़ दो माणिक बाबू। और माणिक बाबू भाभी के लिए दही ले जाना भूलकर इतनी देर तक हिसाब लगाते रहे कि भाभी ने खूब डांटा। लेकिन उस दिन से अक्सर उनके जिम में सत्ती का हिसाब जोड़ना आता रहा और गणित शास्त्र में एकाएक उनकी जैसे दिलचस्पी बढ़ गई। उसे देखकर ताज्जुब होता था। माणिक मुल्ला की गिनती पता नहीं क्यों सत्ती अपने मित्रों में करने लगी। एक ऐसा मित्र जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सकता है, एक ऐसा मित्र जिसे सभी साबुन के नुस्खे निसंदेह बताए जा सकते हैं, जिसके बारे में पूरा भरोसा था कि वह साबुन के नुस्खों को दूसरी कंपनी वालों को नहीं बता देगा, जिस पर सारा हिसाब छोड़ा जा सकता था, जिससे यह भी सलाह ली जा सकती थी कि हरदन स्टोर्स को माल उधार दिया जा सकता है या नहीं। माणिक के आते ही
सत्ती सारा काम छोड़कर उठ आती, दरी बिछा देती, जमे हुए साबुन के थाल ले आती और कमर से काला चाकू निकालकर साबुन की सलाखें काटती जाती और माणिक को दिन भर का सारा दुख सुख बताती जाती। किस बनिए ने बेईमानी की, किसने सबसे ज्यादा साबुन बेचा, कहाँ किराने की नई दुकान खुली है, वगैरह वगैरह। माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर एक अजब सी बात महसूस करते थे। इस मेहनत करने वाली स्वाधीन लड़की के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो ना पढ़ी लिखी भावुक लिली में था और न अनपढ़ी दमित मन वाली जमुना में। इसमें सहज स्वस्थ ममता थी जो हमदर्दी चाहती थी, हमदर्दी देती थी, जिसकी मित्रता का अर्थ था एक दूसरे के दुख सुख, श्रम और उल्लास में हाथ बांटना। उसमें कहीं से कोई गांठ, कोई उलझन, कोई भय, कोई दमन, कोई कमजोरी नहीं थी, कोई बंधन नहीं था। उसका मन खुली धूप की तरह स्वच्छ था। अगर उसे लिली की तरह थोड़ी शिक्षा भी मिली होती तो सोने में सुहागा होता, मगर फिर भी उसमें जो कुछ था वह माणिक मुल्ला को आकाश के सपनों में विहार करने की प्रेरणा नहीं देता था, न उन्हें विकृतियों की अंधेरी खाइयों में गिराता था। वह उन्हें धरती पर सहज मानवीय भावना से जीने की प्रेरणा देती थी। वह कुछ ऐसी भावनाएं जगाती थी जो ऐसी ही कोई मित्र संगिनी जगा सकती थी, जो स्वाधीन हो, जो साहसी हो, जो मध्य वर्ग की मर्यादाओं के शीशों के पीछे सजी हुई गुड़िया की तरह बेजान और खोखली ना हो, जो सृजन और श्रम में, सामाजिक जीवन में उचित भाग लेती हो, अपना उचित देय देती हो। मेरा यह मतलब नहीं कि माणिक मुल्ला उसके पास बैठकर यह सब चिंतन किया करते थे। नहीं, यह सब तो उस परिस्थिति का मेरा अपना आकलन है। वैसे माणिक मुल्ला को तो वह बहुत अच्छी लगती थी और उन दिनों माणिक मुल्ला का मन पढ़ने में भी लगने लगा, काम करने में भी, और उनका वजन भी बढ़ गया और उन्हें भूख भी खुलकर लगने लगी। वे कॉलेज के खेलों में भी हिस्सा लेने लगे। माणिक मुल्ला ने जरा झेपते हुए यह भी स्वीकार किया कि उनके मन में सत्ती के लिए बहुत आकर्षण जाग गया था और अक्सर सत्ती की हाथी दांत से गर्दन को चूमते हुए उसके लंबे झूलते बुंदों को देखकर उनके होठ कांपने लगते थे और माथे की नसों में गर्म खून जोर से दौड़ने लगता था। पर सारी मित्रता के बावजूद कभी सत्ती के व्यवहार में उसे जमुना से कोई बात नहीं दिखाई पड़ी। माणिक की निगाह जब उसके झूलते हुए बुंदों पर पड़ती और उनका माथा गर्म हो जाता, तभी उनकी निगाह सत्ती की कमर से झूलते हुए चाकू पर भी पड़ती और माथा फिर ठंडा हो जाता, क्योंकि सत्ती उन्हें बता चुकी थी कि एक बार एक बनिए ने साबुन की सलाखें रखवाते हुए कहा, साबुन तो क्या, मैं साबुन वाली को भी दुकान पर रख लूं? तो सत्ती ने फौरन चाकू खोलकर कहा, मुझे अपनी दुकान पर रख और ये चाकू अपनी छाती में रख कमीने। तो सेठ ने सत्ती के पांव छूकर कसम खाई कि वह तो मजाक कर रहा था, वरना वह तो अपनी पहले ही सेठानी नहीं रख पाया। वही दरबान के साथ चली गई, अब भला सत्ती को क्या रखेगा। इसी घटना को याद कर माणिक मुल्ला कभी कुछ नहीं कहते थे, पर मन ही मन एक अव्यक्त करुण उदासी उनकी आत्मा पर छा गई थी और उन दिनों वे कुछ कविताएं भी लिखने लगे थे जो बहुत करुण विरह गीत होती थीं, जिनमें कल्पना कर लेते थे कि सत्ती उनसे दूर कहीं चली गई है और फिर वे सत्ती को विश्वास दिलाते कि प्रिय, तुम्हारे प्रणय का स्वप्न मेरे हृदय में पल रहा है और सदा पलता रहेगा। कभी कभी वे बहुत व्याकुल होकर लिखते थे, जिसका भावार्थ होता था कि मेघों की छाया में तो अब मुझसे तृषित नहीं रहा जाता, आदि आदि। सारांश यह कि वे जो कुछ सत्ती से नहीं कह पाते थे उसे गीतों में बांध डालते थे, पर जब कभी सत्ती के सामने उन्होंने उसे गुनगुनाने का प्रयास किया तो सत्ती हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, तुमने बन्ना सुना है, सांझी सुनी है? और तब वह मोहल्ले में गाए जाने वाले गीत इतनी दर्द भरी आवाज में गाती थी कि माणिक मुल्ला भाव विभोर हो उठते थे और अपने गीत उन्हें कृत्रिम और शब्दाडंबर पूर्ण लगने लगते थे। ऐसी थी सत्ती, सदैव निकट, सदैव दूर, अपने में एक स्वतंत्र सत्ता, जिसके साथ माणिक मुल्ला के मन को संतोष भी मिलता था और आकुलता भी। कभी कभी वे सोचते थे कि अपनी भावनाओं को पत्र के माध्यम से लिख डालें, और वे कभी कभी पत्र लिखते भी थे, बहुत लंबे लंबे और बहुत मधुर। यहाँ तक कि अगर वे बच्चे होते तो उनकी गणना नेपोलियन और सीजर के प्रेम पत्रों के साथ की जाती, मगर जब उसमें आत्मा की ज्योति, चांद की राजकुमारी आदि वे लिख चुकते
तो उन्हें ख्याल आता कि यह भाषा तो बेचारी सत्ती समझती नहीं, और जो भाषा उसकी समझ में आती थी उसका व्यवहार करने पर कमर में लटकने वाले काले चाकू की तस्वीर दिमाग में आ जाती। अतः उन्होंने वे सब खत फाड़ डाले। उसी बीच में सत्ती की ममता माणिक के प्रति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई, और जब जब माणिक मुल्ला कहीं जाते, बाहर बैठा हुआ चमन ठाकुर अपना कटा हाथ हिलाकर उन्हें सलाम करता, हंसता और पीठ पीछे इन्हें बहुत खूनी निगाह से देखकर दांत पीसता और पैर पटक कर हुक्के के अंगारे को रेदता। सत्ती माणिक के खाने पीने, कपड़े लत्ते, रहन सहन में बहुत दिलचस्पी लेती और बाद में अपनी अड़ोसिन पड़ोसिन से बतलाती कि माणिक 12वें दर्जे में पढ़ रहे हैं और इसके बाद बड़े लाट के दफ्तर में इन्हें नौकरी मिल जाएगी, और हमेशा माणिक को याद दिलाती रहती कि पढ़ने में ढिलाई मत करना। पर एक बात अक्सर माणिक देखते थे कि सत्ती अब कुछ उदास सी रहने लगी है, और कोई ऐसी बात है जो यह माणिक से छिपाती है। माणिक ने बहुत पूछा पर उसने नहीं बताया, पर वह अक्सर चमन ठाकुर को झिड़क देती थी। राह में उसकी चिलम पड़ी रहती थी तो उसे ठोकर मार देती थी। खुद कभी हिसाब न करके उसके सामने कॉपी और वसूली के रुपए फेंक देती थी। चमन ठाकुर ने एक दिन माणिक से कहा कि अगर मैं इसे न लाकर पालता पोसता तो इसे चील और गिद्ध नोच नोच कर खा गए होते। और यही जब माणिक ने सत्ती से कहा तो वह बोली, चील और गिद्ध खा गए होते तो वह अच्छा होता, बजाय इसके कि यह राक्षस उसे नोच खाए। माणिक ने सशंकित होकर पूछा तो वह बहुत झल्ला कर बोली, यह मेरा चाचा बनता है, इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था। इसकी निगाह में खोट आ गया है, पर मैं डरती नहीं, यह चाकू मेरे पास हमेशा रहता है। और उसके बाद उन्होंने सत्ती को पहली बार रोते देखा, और वह अनाथ, मेहनती और निराश्रित लड़की फूट फूट कर रोई और उन्हें कई घटनाएं बताईं। यह बात सुनकर माणिक मुल्ला को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, पर वे बहुत व्यथित हुए, और यह जानकर कि ऐसा भी हो सकता है उनके मन पर बहुत धक्का लगा। उस दिन शाम को उनसे खाना नहीं खाया गया, और यह सोचकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए कि यह जिंदगी कितनी गंदी और विकृत क्यों है। उसके बाद उन्होंने देखा कि सत्ती और चमन ठाकुर में कटुता बढ़ती ही गई। साबुन का रोजगार भी ठंडा होता गया, और अक्सर माणिक के जाने पर सत्ती रोती हुई मिलती और चमन ठाकुर चीखते गरजते हुए मिलते। वे रिटायर्ड सोल्जर थे, अतः कहते थे, शूट कर दूंगा तुझे, संगीन से 2 टुकड़े कर दूंगा, तूने समझा क्या है, आदि आदि। सत्ती के चेहरे पर थोड़ी खुशी उस दिन आई जिस दिन उसे मालूम हुआ कि माणिक 12वां दर्जा पास हो गए हैं। उसने उन दिनों महीनों बाद पहली बार चमन ठाकुर से जाकर 2 रुपए मांगे, एक की मिठाई मंगाई और दूसरे के बताशे फूलचंडी के चौतरे पर चढ़ा आई। पर उस दिन माणिक आए ही नहीं। जिस दिन माणिक आए उस दिन उसे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि माणिक नौकरी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ेंगे। हालांकि भैया भाभी ने साफ मना किया है कि अब जमाना बुरा है और वे माणिक का खर्चा नहीं उठा सकते। सत्ती की राय भैया भाभी के साथ थी, क्योंकि वह अपनी आंख से माणिक को बड़े लाट के दफ्तर में देखना चाहती थी। पर जब उसने माणिक की इच्छा पढ़ने की देखी तो कहा, उदास मत हो, अगर मैं यहीं रही तो मैं दूंगी तुम्हें पैसे, अगर नहीं रही तो देखा जाएगा। माणिक मुल्ला ने घबराकर पूछा कि कहाँ जाओगी तुम? तो सत्ती ने एक और बात बताई जिससे माणिक स्तब्ध रह गए। महेसर दलाल यानी जमुना वाले तन्ना का पिता अक्सर आया जाया करता था, और चूंकि दलाल होने के नाते उसकी सुनारों और सर्राफों से काफी जान पहचान थी, अतः वह गिलट के कड़े और पायल पर पॉलिश कराकर और चांदी के गहनों पर नकली सुनहरा पानी चढ़वा कर लाता था और सत्ती को देने की कोशिश करता था। जब माणिक मुल्ला ने पूछा कि चमन ठाकुर कुछ कहते नहीं, तो बोली कि रोजगार तो पहले ही चौपट हो चुका है, चमन गांजा और दारू खूब पीता है। महेसर दलाल उसे रोज नए नोट लाकर देते हैं और रोज उसे अपने साथ ले जाते हैं। रात को वह पिए हुए आता है और ऐसी बातें बकता है कि सत्ती अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और रात भर डर के मारे उसे नींद नहीं आती। इतना कहकर वह रो पड़ी और बोली, सिवा माणिक के उसका अपना कोई नहीं है और माणिक भी उसे कोई रास्ता नहीं बताते। माणिक उस दिन बहुत ही व्यथित हुए
और उस दिन उन्होंने एक बहुत ही करुण कविता लिखी और उसे लेकर किसी स्थानीय पत्र में देने ही जा रहे थे कि रास्ते में सत्ती मिली। वह बहुत घबराई हुई थी और रोते रोते उसकी आंखें सूज आई थीं। उसने माणिक को रोककर कहा, तुम मेरे यहाँ मत आना। चमन ठाकुर तुम्हारा कत्ल करने पर उतारू है। 24 घंटे नशे में धुत रहता है। तुम्हें मेरी मांग की कसम है, तुम फिक्र न करना। मेरे पास चाकू रहता है और फिर कोई मौका पड़ा तो तुम तो हो ही। जानते हो, वह बूढ़ा पोपला महेसरा मुझसे ब्याह करने को कह रहा है। माणिक का मन बहुत आकुल रहा। कई बार उन्होंने चाहा कि सत्ती की ओर जाएं, पर सच बात है कि नशेबाज चमन का क्या ठिकाना। एक ही हाथ है पर सिपाही का हाथ ठहरा। इस बीच में एक बात और हुई। यह सारा किस्सा माणिक मुल्ला के नाम के साथ बहुत नमक मिर्च के साथ फैल गया और मोहल्ले की कई बूढ़ियों ने आकर बीजा छीलते हुए माणिक की भाभी को कहानी बताई और ताकीद की कि उसका ब्याह कर देना चाहिए। कई ने तो अपने नातेदारों की सुंदर सुशील लड़कियां तक बताई। भाभी ने थोड़ी देर अपनी तरफ से जोड़कर भैया से पूरा किस्सा बताया और भैया ने दूसरे दिन माणिक को बुलाकर समझाया कि उन्हें माणिक पर पूरा विश्वास है, लेकिन माणिक अब बच्चे नहीं हैं। उन्हें दुनिया को देखकर चलना चाहिए। इन छोटे लोगों को मुंह लगाने से कोई फायदा नहीं है। ये सब बहुत गंदे और कमीने किस्म के होते हैं। माणिक के खानदान का इतना नाम है। माणिक अपने भैया के स्नेह पर बहुत रोए और उन्होंने वायदा किया कि अब वे इन लोगों से नहीं घुलेंगे मिलेंगे। 2-3 बार सत्ती आई, पर माणिक मुल्ला अपने घर से बाहर नहीं निकले और कहलवा दिया कि नहीं है। माणिक अक्सर जमुना के यहाँ जाया करते थे और एक दिन जमुना के दरवाजे पर सत्ती मिली। माणिक कुछ नहीं बोले तो सत्ती रोकर बोली, नसीब रूठ गया तो तुमने भी साथ छोड़ दिया। क्या गलती हो गई है मुझसे? माणिक ने घबराकर चारों ओर देखा। भैया के दफ्तर से लौटने का वक्त हो गया था। सत्ती उनकी घबराहट समझ गई। क्षण भर उनकी ओर बड़ी अजब निगाह से देखती रही, फिर बोली, घबराओ न माणिक, हम जा रहे हैं। और आंसू पोंछकर धीरे धीरे चली गई। उन्हीं दिनों भाभी और माणिक के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि भैया भाभी साफ कह चुके थे कि माणिक को अब कहीं नौकरी कर लेनी चाहिए, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर माणिक पढ़ना चाहते थे। भाभी ने एक दिन बहुत जली कटी सुनाई तो माणिक उदास होकर एक बाग में जाकर बरगद के नीचे बेंच पर बैठ गए और सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी ने पुकारा तो दिखा सामने सत्ती, बिल्कुल शांत, मुर्दे की तरह सफेद चेहरा, भावहीन जड़ आंखें। आई और आकर पांव के पास जमीन पर बैठ गई। बोली, आखिर जो सब चाहते थे वह हो गया। माणिक के पूछने पर उसने बताया कि कल रात को चमन ठाकुर के साथ महेसर दलाल आया। दोनों बड़ी रात तक बैठकर शराब पीते रहे। सहसा महेसर से बहुत से रुपयों की थैली लेकर चमन उठकर बाहर चला गया और महेसर आकर सत्ती से ऐसी बातें करने लगा जिसे सुनकर सत्ती का तन बदन सुलगने लगा। और सत्ती बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ी तो देखा चमन उसे बाहर से बंद करके चला गया है। सत्ती ने फौरन अपना चाकू निकाला और महेसर दलाल को धक्का दिया तो महेसर दलाल लुढ़क गया। एक तो बूढ़े, दूसरे शराब में चूर। और सत्ती जो चाकू लेकर उनकी गर्दन पर चढ़ बैठी तो उनका सारा नशा काफिर हो गया। बोले, मार डाल मुझे, मैं उफ न करूंगा, मैं तुझ पर हाथ ना उठाऊंगा, लेकिन मैंने नगद 500 रुपये दिया है, मैं बाल बच्चेदार आदमी मर जाऊंगा। और उसके बाद हिचकियां भर भर कर रोने लगा और फिर उसने वह कागज दिखाया जिस पर चमन ठाकुर ने 500 पर उसके साथ सत्ती को भेजने की शर्त की थी। और महेसर रोने लगा और सत्ती के जैसे किसी ने प्राण खींच लिए हों। महेसर के हाथ पांव फूल गए। फिर महेसर दलाल ने समझाया कि अब तो कानूनी कार्रवाई हो गई है, फिर महेसर दलाल सुख से रखेगा, वगैरह वगैरह। पर सत्ती जड़ मुर्दे सी पड़ी रही। उसे याद नहीं महेसर ने क्या कहा, उसे याद नहीं क्या हुआ। सत्ती चुपचाप नीची निगाह किए नखों से धरती खोदती रही। फिर माणिक की ओर देखकर बोली, महेसर ने आज यह अंगूठी दी है। माणिक ने हाथ में लेकर देखा तो मुस्कुराने का प्रयास करते हुए बोली, असली है। माणिक चुप हो रहे। सत्ती ने थोड़ी देर बाद पूछा कि माणिक उदास क्यों है। तो माणिक ने बताया कि भाभी से पढ़ाई के बारे में चकचक हो गई है। तो सत्ती ने अंगूठी निकालकर फौरन
माणिक के हाथ में रख दी और कहा कि इससे वह फीस जमा कर दे, आगे की बात सत्ती के हाथ में छोड़ दे। माणिक ने इसे नहीं स्वीकार किया तो क्षण भर सत्ती चुप रही, फिर सहसा बोली, मैं समझ गई, अब तुम मुझसे कुछ नहीं लोगे, पर बताओ मैं क्या करूं? मुझे कोई भी तो नहीं बताता। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ, कोई रास्ता। तुम जो कहोगे मैं हर तरह से तैयार हूँ। और सचमुच सत्ती, जो अब तक पत्थर की तरह निष्प्राण बैठी थी, पांव पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। माणिक घबरा कर उठे, पर उसने पांव पर सिर रख दिया और इतना रोई कि कुछ पूछो मत। पर माणिक ने कहा कि अब उन्हें देर हो रही है, तो वह चुपचाप उठी और चली गई। एक बार फिर वह मिली और माणिक उस दिन भी उदास थे, क्योंकि जुलाई आ गई थी और उनके दाखिले का कुछ निश्चय नहीं हो पा रहा था। सत्ती ने बहुत इसरार करके माणिक को रुपए दिए ताकि उनका काम न रुके। फिर बहुत बिलक बिलक कर रोई और कहा कि उसकी जिंदगी नरक हो गई है, कोई उसे राह नहीं बताता। माणिक मुल्ला ने सांत्वना का एक शब्द भी नहीं कहा, तो वह चुप हो गई और पूछने लगी कि माणिक को उसकी बातें बुरी तो नहीं लगती, क्योंकि माणिक के अलावा और कोई नहीं है जिससे वह अपना दुख कह सके, और माणिक से न जाने क्यों वह कोई बात नहीं छिपा पाती, और उनसे कह देने पर उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि कम से कम एक आदमी ऐसा है जिसके आगे उसकी आत्मा निष्पाप और अकलुष है। माणिक के सामने कोई रास्ता नहीं था, और सच तो यह है कि भैया का कहना भी उन्हें ठीक लगता था कि माणिक का और इन लोगों का क्या मुकाबला, दोनों की सोसाइटी अलग, मर्यादा अलग। पर माणिक मुल्ला सत्ती से कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी जारी रखनी थी, और इसी अंतर्द्वंद के कारण उनके गीतों में गहन निराशा और कटुता आती जा रही थी। और फिर एक रात एक अजब सी घटना हुई। माणिक मुल्ला सो रहे थे कि सहसा किसी ने उन्हें जगाया, और उन्होंने आंख खोली तो सामने देखा सत्ती। उसके हाथ में चाकू था, उसकी लंबी पतली गुलाबी उंगलियों में चाकू कांप रहा था। चेहरा आवेश से आरक्त, निराशा से नीला, डर से विवर्ण। उसकी बगल में एक छोटा सा बैग था जिसमें गहने और रुपए भरे थे। सत्ती माणिक के पांव पर गिर पड़ी और बोली, किसी तरह चमन ठाकुर से छूटकर आई हूं, अब डूब मरूंगी पर वहां नहीं लौटूंगी। तुम कहीं ले चलो, कहीं, मैं काम करूंगी, मजदूरी कर लूंगी, तुम्हारे भरोसे चली आई हूं। माणिक का यह हाल कि ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। कविता उविता तो ठीक है, पर यह इल्लत माणिक कहाँ पालते? और फिर भैया ठहरे भैया, और भाभी उनसे 7 कदम आगे। माणिक की सारी किस्मत बड़े पतले तागे पर झूल रही थी, पर आखिर दिमाग माणिक मुल्ला का ठहरा। खेल तो हो ही गया। फौरन बोले, अच्छा बैठो सत्ती, मैं भी चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। और इधर पहुंचे भैया के पास, चुपचाप 2 वाक्यों में सारी स्थिति बता दी। भैया बोले, उसे बिठाओ, मैं चमन को बुला लाऊं। माणिक गए, और सत्ती जितना इसरार करे जल्दी निकल चलने की कि कहीं महेसर दलाल या चमन ही ना आ पहुंचे, उतना माणिक किसी न किसी बहाने टालते जाएं। और जब सत्ती ने चाकू चमकाकर कहा कि अगर नहीं चलोगे तो आज या तो मेरी जान जाएगी या किसी की, तो माणिक का रोम रोम थर्रा उठा और मन ही मन माणिक भैया को स्मरण करने लगे। सत्ती उनसे पूछती रही, कहाँ चलोगे, कहाँ ठहरोगे, कहाँ नौकरी दिलाओगे, मैं अकेली नहीं रहूंगी। इतने में एक हाथ में लाठी लिए महेसर और एक में लालटेन लिए चमन ठाकुर आ पहुंचे, और पीछे पीछे भैया और भाभी। सत्ती देखते ही नागिन की तरह उछलकर कोने में चिपक गई और क्षण भर में ही स्थिति समझकर चाकू खोलकर माणिक की ओर लपकी। दगाबाज कमीना! पर भैया ने फौरन माणिक को खींच लिया। महेसर ने सत्ती को दबोचा और भाभी चीख कर भागी। उसके बाद कमरे में भयानक दृश्य रहा। सत्ती काबू में ही ना आ रही थी, पर जब चमन ठाकुर ने अपने एक ही फौजी हाथ से पटरा उठाकर सत्ती को मारा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी अवस्था में सत्ती का चाकू वहीं छूट गया और उसके गहनों के बैग का भी कहीं पता नहीं चला। माणिक का अनुमान था कि भाभी ने उसे सुरक्षा के ख्याल से ले जाकर अपनी संदूक में रख लिया था। बेहोश सत्ती को भैया और महेसर उठाकर उसके घर पहुंचा आए, और माणिक मुल्ला डर के मारे भैया के कमरे में सोए। दूसरे दिन चमन ठाकुर के घर पर काफी जमाव था,
क्योंकि घर खुला पड़ा था, सामान बिखरा पड़ा था और चमन ठाकुर और सत्ती दोनों गायब थे। बहुत सुबह उठकर जो बूढ़ियां गंगा नहाने जाती हैं, उनका कहना था कि एक तांगा इधर से गया था जिस पर कुछ सामान लदा था। चमन ठाकुर बैठा था और आगे की सीट पर सफेद चादर से ढका कोई सो रहा था, जैसे लाश हो। लोगों का कहना था कि चमन और महेश्वर ने मिलकर रात को सत्ती का गला घोंट दिया। और सत्ती की कहानी इसी के साथ यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इस उपन्यास से संबंधित अपने प्रश्न और विचार साझा कर सकते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।